ये कहानी शुरू होती है एक झगड़े से। मसला ये था कि काव्या और कविता के पिता हरीश की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी और ये बात इनकी माँ नीति को अखरती थी। असल में नीति एक बड़े बाप की बेटी थी, लेकिन उसे हरीश से प्यार हो गया तो उसने हरीश से शादी कर ली। लेकिन जब हरीश उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया तो हर दिन उनके बीच झगड़े होने लगे और कहा सुनी जब हद से गुजर गई तो नीति अपनी छोटी बेटी काव्या को लेकर अपने मायके चली गई, जबकि बड़ी बेटी कविता हरीश के पास रह गई। रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि दोनों ने इसके बाद कभी एक दूसरे की तरफ पलट कर नहीं देखा। हालांकि किस्मत ने दोनों बहनों के बीच दूरियां नहीं रखी। दोनों बहनें बड़ी होकर एक ही कॉलेज में पढ़ने लगी और फिर एक दिन, कविता तूने कल वाला असाइनमेंट पूरा कर लिया? हाँ, वो तो मैंने घर जाते ही पूरा कर लिया था। क्यों, तूने नहीं किया क्या? अरे कहाँ यार, कल मम्मी ने किट्टी पार्टी रखी थी घर पर, तो बस उसी में मैं लग गई। पहले डांस, फिर बढ़िया डिनर और फिर सबकी चुगलियां, बस इसी में पूरा टाइम निकल गया। सही है यार। अच्छा सुन, मम्मी कैसी है? मस्त है। क्यों, क्या हुआ? अब मुझे कभी कभी उनकी याद आती है। तो पागल, मैं तो कब से कह रही हूँ चल मैं मिलवाती हूँ तुझे मम्मी से। नहीं यार, पापा के बिना नहीं जाऊंगी। जिस दिन मम्मी खुद पापा से मिलना चाहेंगी उसी दिन मैं भी उनसे मिलूंगी, और वो कभी नहीं होगा, कि तू भी जानती है। काव्या और कविता भले ही एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के झगड़े की वजह से एक दूसरे से दूर थी। फिर एक दिन, सुन कविता, तू न्यू ईयर वाले टूर पर चल रही है ना? वो मुंबई वाला टूर? हाँ हाँ भाई। नहीं, तू चली जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे पर क्यों? वहाँ चलकर शाहरुख का, सलमान का घर देखेंगे ना, और क्या पता उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाए। अरे यार, पर कॉलेज वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं उस टूर के। बहुत कहाँ पागल, सिर्फ 15,000 ही तो मांग रहे हैं। अब 3 दिनों का टूर है तो इतना खर्चा तो होगा ही ना। तुझे पता है पापा कभी हाँ नहीं बोलेंगे। अच्छा सुन ना, तो एक काम कर, तू पापा को बोल के सिर्फ 3,000 रुपए लग रहे हैं, तब तो वो मान जाएंगे ना। अच्छा, और बाकी के 12,000 कौन देगा? अरे मैं, मम्मी से बोल कर। हरगिज नहीं, मैं पापा से झूठ नहीं बोलूंगी, समझी ना? अरे पर वो तेरी भी तो मम्मी है ना। हाँ, पर क्या वो कभी मुझसे मिलने आई? उन्हें मेरी परवाह है क्या? और तू चाहती है कि मैं उनसे पैसे लेकर घूमने जाऊं? कविता की ये बात सुनकर काव्या चुप हो गई। सच भी यही था कि नीति अब हरीश और कविता को भूल ही गई थी, और फिर धीरे धीरे उसके घमंड की छाप काव्या में भी दिखने लगी। अब वो कविता से ज्यादा बात नहीं करती थी। इस बात को कविता भी नोटिस कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन, अच्छा कविता, तूने मास्टर्स के लिए क्या सोचा है? सोचना क्या है, अपने कॉलेज से ही करूंगी। अच्छा, पर मैंने कुछ और सोचा है। मम्मी सही कहती हैं, ये कॉलेज मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स सब एकदम फटीचर टाइप हैं। पर अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक नहीं, ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। ग्रेजुएशन बीच में नहीं छोड़ सकती थी ना, लेकिन अब मास्टर्स तो मैं किसी अच्छे और महंगे कॉलेज से ही करूंगी। कविता समझ रही थी कि काव्या जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ बोल रही थी। कविता को लगा कि अब काव्या भी उससे दूर हो जाएगी, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। जब काव्या और कविता बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक हैंडसम लड़का उनके पास आया जो एक महंगी गाड़ी से उतरा। हाय काव्या। ओह हाय रोहित, कैसे हो तुम यहाँ कैसे? मैं विमल सर से मिलने आया था। वो बचपन में मेरे ट्यूशन टीचर थे, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो उनके पैर छूने जरूर आ जाता हूँ। रोहित की बात सुनकर कविता को बहुत अच्छा लगा, मगर काव्या को रोहित की बात बड़ी अजीब लगी। व्हाट रबिश यार, तू उनके पैर क्यों छूता है? तूने ट्यूशन फीस नहीं दी थी क्या उन्हें? ऐसी बात नहीं है, चल छोड़ना। वैसे ये कौन है? ओह, ये कविता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। काव्या की बात कविता को बहुत बुरी लगी, पर वो चुप खड़ी रही। और फिर, कविता, ये रोहित है, मिस्टर ओबरॉय का इकलौता बेटा। हमारी फैक्ट्री का सारा रॉ मटेरियल इन्हीं के यहाँ से सप्लाई होता है। ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। रोहित को कविता की सादगी पहली ही नजर में भा गई। कविता को भी रोहित के संस्कार बहुत अच्छे लगे। किस्मत से दोनों की मुलाकात 1-2 बार और हुई, और फिर एक दिन, हाय कविता। हाय रोहित जी। अरे ये जी क्या होता है? मैं आपसे इतना भी बड़ा नहीं हूँ। अच्छा सुनिए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों? वो एक्चुअली न्यू ईयर आ रहा है, तो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं ना। मैंने काव्या को भी बोल दिया है। सॉरी रोहित, एक्चुअली मेरे कुछ प्लान्स हैं और कहीं और सेलिब्रेट करना है। अच्छा, ओके, मैं चलता हूँ फिर। 1 मिनट, अगर आप चाहें तो मेरे सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा।
रोहित और कविता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ नीति रोहित की शादी काव्या से कराना चाहती थी। न्यू ईयर वाले दिन काव्या रोहित का इंतजार कर रही थी, जबकि रोहित कविता से मिलने चला गया। कविता ने रोहित की कार में ढेर सारे थैले रख दिए। फिर वो उसके साथ एक अनाथ आश्रम गई, जहां उसने छोटे छोटे बच्चों को गर्म कपड़े, कॉपी, किताबें बांटी। वो शाम को एक वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां ढेर सारे बुजुर्ग कविता का इंतजार कर रहे थे। कविता सभी के लिए गर्म शॉल लेकर गई थी। रोहित ये सब ध्यान से देख रहा था। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान और कविता का स्वभाव देखकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उधर काव्या के घर पर, आज कहाँ रह गया रोहित? रोहित जल्दी आओ ना, तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हें क्या सरप्राइज मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। विल यू मैरी मी कविता? पर प्लीज हाँ कर दो ना, फिर मैं भी नाचूंगा। यस यस। कविता के हाँ कहते ही वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्ग एक बार फिर खुशी से झूमकर नाचने लगे। ये नया साल कविता के लिए नई खुशियां लेकर आया था, जबकि दूसरी तरफ काव्या से वो सब कुछ छीन गया था जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठी थी और जो उसकी अमीरी उसके लिए कभी नहीं खरीद सकती थी। रायगढ़ नाम के गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि बेहद ही गरीब थे। उन्हें अक्सर पूनम की शादी की चिंता सताती रहती, लेकिन कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी ये सब तो ऊपर से लिखा हुआ आया होता है। एक रोज उस गांव में सरकारी काम से एक सरकारी अफसर आया। उसने जब खूबसूरत पूनम को देखा तो उस पर मोहित हो बैठा और अपने मन में सोचने लगा, लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। अनुभव ने उसके मजदूर पिता से उसका हाथ मांगा और पूनम के पिता ने शादी के लिए झट से हाँ कर दी। आखिर वो कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की सरकारी अफसर से शादी नहीं करना चाहेगा। फिर दोनों की शादी हो गई और अनुभव उसे लेकर शहर अपने घर आ गया। पहले तो उसके घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की लड़की पूनम शादी कर अमीर ससुराल आ तो गई, लेकिन उसमें और उसकी अमीर जेठानी में काफी अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू अंकिता की शादी में सरला देवी को खूब दान दहेज मिला था, लेकिन पूनम एक जोड़ी में ही ससुराल आई थी, जिस वजह से सरला अक्सर उसे ताने देती थी। ऐसे ही एक रोज त्योहार के वक्त अंकिता के घर से खूब सामान आया, जबकि पूनम के घर से कुछ नहीं आया। न जाने किन कंगलों के घर ब्याह कराया मेरा बेटा, तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं भेजता इसका बाप। माँ जी, बाबूजी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर नहीं आ पाए। तेरे और तेरे बाप के सब बहाने जानती हूं मैं। चल जा, आप जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर, फिर बर्तन धोकर मेरे पांव दबा देना। जी माँ जी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हर काम बेचारी पूनम को ही करना पड़ता था, जबकि अंकिता किसी काम को हाथ नहीं लगाती। फिर एक रोज पूनम अपनी जेठानी से, दीदी मुझे अपने पिताजी को एक फोन करना है, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? दरअसल मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसीलिए तो मुझे इन गरीबों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि आते ही मांगना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी से बात करने की, जा अब काम कर। बेचारी पूनम रोते हुए काम पर लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। फिर एक रोज उसके गांव से फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी पूनम बचपन से माँ के बिना रही, तब से उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। दरअसल पूनम की माँ का देहांत जल्द ही हो गया था, जिस कारण पूनम अक्सर माँ के प्यार के लिए तरसती रही। वो सोचती थी कि ससुराल जाकर अपनी सास से वो प्यार पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरला देवी अक्सर उसे खरी खोटी सुनाती रहती। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके, सिवाय उसके पति अनुभव के, लेकिन वो भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता। एक दिन अंकिता चिल्लाते हुए, अरे मेरे रूम में अभी तक कॉफी क्यों नहीं आई? ये पूनम कहाँ मर गई? माँ जी देखिए ना, अब क्या सुबह की कॉफी के लिए भी दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा? रुक, अभी बताती हूँ उस गरीब को। सरला फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर एक बाल्टी में भरती है और बेचारी पूनम के ऊपर गिरा देती है। तुझ महारानी को यहाँ बेड पर पड़े पड़े खाने को नहीं देने वाली मैं। चल खड़ी हो और उठकर घर का काम कर। वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है,
ये सब ड्रामे ना कहीं और जाकर करना, चल उठ और काम पर लग जा, तुझ गरीब को मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। लेकिन तभी वहां अनुभव आ जाता है और वो अपनी पत्नी के प्रति अपनी माँ और भाभी का ऐसा बर्ताव देख गुस्से में आ जाता है। माँ, उस बेचारे की तबीयत कितनी खराब है, देखो तो वो कैसे कांप रही है, और तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना फोन घर पर भूल गया और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम इसके साथ कैसा बर्ताव करती हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रहूंगा। अनुभव डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। वो पूनम को इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देता है। 2 दिन बाद अनुभव पूनम को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहने चला जाता है। अंकिता बहू तो बड़े घर की लड़की थी, इसलिए वो तो कोई काम करती नहीं, जिसकी वजह से अब सरला को ही सारा काम करना पड़ता। अब उसे अपनी गरीब बहू की अहमियत समझ आने लगी। एक रोज सरला की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही और सोचने लगी, मेरी छोटी बहू जब से इस घर में आई थी तब से उसने मुझे एक काम नहीं करने दिया, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल लिया, और एक अंकिता बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं। काम करने के बाद सरला अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई, जहां उसका बदन बुखार के मारे बुरी तरह तप रहा था। ओफो, पहले एक काम वाली घर से चली गई तो अब ये दूसरी काम वाली यहां बिस्तर पर बीमार पड़ गई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज बाहर से ही अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर लेती हूँ। अंकिता अपने कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पिज्जा खा रही होती है, जबकि सरला अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई होती है। तभी पूनम और अनुभव वहां आ जाते हैं। माँ जी, आपको तो कितनी तेज बुखार है, सुनिए जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। पूनम तब तक सरला के सर पर पानी की पट्टियां रखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसे दवाई देता है। फिर पूनम उस दिन वहीं रुककर अपनी सास के लिए खाने में खिचड़ी बनाती है और साथ ही उसके हाथ पांव दबाती और समय समय पर दवाई देती, जबकि बड़ी बहू अंकिता अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने कमरे में आराम करती। सरला को अब अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस बहू को मैंने पत्थर समझा वो तो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझकर अपने सर का ताज बनाया वो तो असल में पत्थर निकली। पूनम बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। नहीं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। पूनम और अनुभव सरला को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पूनम उसकी खूब सेवा करती है। कुछ दिनों में अनुभव का प्रमोशन हो जाता है और उसे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें खूब नौकर चाकर होते हैं। अब गरीब बहू पूनम आराम से अपने पति के और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगी, जबकि बड़ी बहू अंकिता के पति की नौकरी चली गई और उसके पिता का बिजनेस भी डूब गया, जिसके चलते अब उसे गरीबी में रहकर गुजारा करना पड़ा। साथ ही अब घर के सारे कामकाज उसी को करने पड़ रहे थे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कब वक्त का पहिया घूम जाए किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।